जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 रहेगा वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारे आर्टिकल्स रहेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो उन सभी को कवर करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रही थी, ठीक है, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी हम यहीं पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्हें डीजी और एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के। ठीक है, पहले सिटीजन होते हैं इंडिया के और इन्हें कमांडर भी कहा जाता है आर्म्ड फोर्सेस का। तो ये जो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहली पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं अंडर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। अभी वारंट क्या होता है? ये लिस्ट ऑफ डिग्निटी होती है। तो वहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। ठीक है, ये लिस्ट होती है हायरार्किकल ऑर्डर में। अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात करें तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो एग्जिस्ट करता है। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, जो सभी लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, तो हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। तो प्रॉपरली ये वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिसे हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो मोस्टली एक्ट करते हैं जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आती है। ठीक है, बाकी जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास 52 से 78 तक। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स आती हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ये कहती है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो बाउंड है एडवाइस ऑफ जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आती है, जिसे हेड कौन करता है? पीएम। मतलब जो भी एडवाइस आ गई है, ठीक है, तो वो इन्हें माननी पड़ती है। तो ये इस अमेंडमेंट में बोला गया था। तो 44th अमेंडमेंट 1978 हमें क्या बताती है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो एक बार कोई भी मैटर है उसे वापस भेज सकते हैं रिकंसीडरेशन के लिए, बट बाद में अगर उस चीज़ को रिकंसीडर किया गया हो तो वो वाली जो एडवाइस होगी वो उन पर बाइंड होगी। ठीक है, तो उन्हें वो माननी पड़ती है। तो यहाँ से हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 53 है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात की गई है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये भी वही डिसीजन लेते हैं जो कि पीएम से लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, उनसे आते हैं। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो इलेक्शन है उसके बारे में बता रखा है। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होती है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अगर जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे कि पहले हैं इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के, तो उसमें आते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जैसे कि एमएलए हो गए, तो ये सभी स्टेट्स के आते हैं और यूटीज़ के आते हैं जिनकी असेंबलीज हो। ठीक है, बाकी हमारे पास 2 यूटीज़ हैं, वहाँ से भी मेंबर आते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी से। तो अभी के लिए तो इन दोनों में से ही आते हैं। बाकी ये है हमारे पास कि हु डजंट पार्टिसिपेट। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए लोकसभा के, राज्यसभा के, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनके इलेक्टेड हों या फिर नॉमिनेटेड, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना वो हमारे पास क्या है 7-8 स्टेट्स हैं वहीं पर है। ठीक है, तो फिर ऐसे एक तरह से वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। अभी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो तो हर स्टेट में होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें ऐड किया जाता है। पर यहाँ पे क्या है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, ठीक है, दोनों हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए यूटीज़ ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी। मतलब यहाँ पे मेन चीज़ सिर्फ एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको ऐड किया गया है। बाकी वो कौन सी स्टेट्स है जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर चल रहा है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी और जम्मू कश्मीर। इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करें तो सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। और अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ वोट्स की, तो जो वोट्स होती हैं एमएलए की, ठीक है, उनका वेटेज लिया जाता है जो कि बेस्ड होता है स्टेट पॉपुलेशन पे।
दूसरा वोट्स लेते हैं एमपीज़ की, जिनका वेटेज होता है, ठीक है, ताकि हम बैलेंस कर सके जितनी टोटल एमएलए वोट्स होती हैं। तो अगर हम फार्मूला फॉर वोट वैल्यू की बात करें तो एमएलए की वोट के लिए होता है जो पॉपुलेशन होती है स्टेट की, जैसा कि हमारे 1971 के सेंसस पे चली आ रही है। तो इसको डिवाइड करते हैं 1000 इंटू टोटल नंबर ऑफ जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होंगे उस स्टेट के, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वोट का पता लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें एमपीज़ की वोट के बारे में, तो जो वैल्यू होती है ईच एमपी की, ठीक है, टोटल वैल्यू हम लिखेंगे एमएलए की वोट्स की सभी स्टेट्स की, तो उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से। अभी अगर हम बात करें वेन्यू के बारे में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं तो उनके लिए पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव सकत्रेत। आर्टिकल 55 हमें बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन। अभी जो 54 था हमारे पास, यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है, बट यहाँ पे है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की कैसे होती है, ठीक है। बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेनली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो आर्टिकल के बारे में पूछते हैं कि आर्टिकल 55 है उसमें क्या लिखा है, तो आप बताओगे कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्शन कैसे होती है, ठीक है, वोटिंग कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो टर्म होता है हमारे पास जो प्रेसिडेंट के लिए है वो 5 ईयर्स है। 57 आर्टिकल कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट की री इलेक्शन को अलाउ करता है, मतलब जो पर्सन पहले प्रेसिडेंट रह चुका हो, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल होगा री इलेक्शन के लिए, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि कौन जो इंसान है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो पहली है कि सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। दूसरा है कि एटलीस्ट उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा होने चाहिए एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जहाँ से उनको प्रॉफिट आ रहा हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी ऐसा ऑफिस वो होल्ड नहीं करते होने चाहिए जहाँ से उनको प्रॉफिट आ रहा हो। आर्टिकल 59 हमें कहता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस मेंशन कर रखी होती हैं, ठीक है, जब भी उनका टर्म चल रहा हो। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो मेंबर नहीं बन सकते हैं पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी उन्हें ऑफिशियल जो रेजिडेंस है वो मिलता है राष्ट्रपति भवन। आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ओथ ली जाती है बिफोर एंटरिंग ऑफिस। आर्टिकल 61 हमें बताता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, मतलब पार्टली पॉलिटिकल रहता है और पार्टली लीगल रहता है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्हें रिमूव किया जा सकता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट है जो आपने नोट डाउन करना है, सिर्फ एक ही ग्राउंड पे उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। तो अभी जैसे उनको उनकी जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वो कैसे होता है, पहले क्या है इनिशिएशन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन पास किया जाता है, आगे वो किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि किस हाउस में आगे पास किया जाता है जो मोशन आगे इम्पीचमेंट मोशन डालते हैं, ठीक है। तो किसी भी हाउस में होता है, लोकसभा हो चाहे वे राज्यसभा। दूसरा स्टेप होता है नोटिस, तो रिटन नोटिस साइन होना चाहिए एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। मान लीजिए अगर आप लोकसभा में जो इम्पीचमेंट मोशन है वो डाल रहे हैं, तो वहाँ से 1/4 जो मेंबर्स होंगे लोकसभा के, तो उनसे सिग्नेचर चाहिए वहाँ पे। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर उसके बाद स्टेप 3 आता है एडमिटिंग द मोशन। 14 डेज का नोटिस हमें जो प्रेसिडेंट को भी देना पड़ता है। फर्स्ट हाउस वोट, जैसे कि हमने लोकसभा में मान लीजिए इम्पीचमेंट मोशन डाला था, ठीक है, तो वहाँ पर जो साइन किया गया है 1/4 मेंबर्स के द्वारा किया गया है, बट वहाँ से भी पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है, जितनी जो टोटल मेंबरशिप है। फिर इन्वेस्टिगेशन करता है जो सेकंड हाउस, बाद में राज्यसभा करेगा। तो अदर हाउस इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेस, ठीक है, तो वो देखेगा कि जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं और खुद को डिफेंड कर सकते हैं। फिर आता है फाइनल डिसीजन। अगर जो सेकंड हाउस है, ठीक है, वो भी पास कर दे मोशन, जो इम्पीचमेंट मोशन है,
बाय 2/3 मेजॉरिटी, तो जो प्रेसिडेंट है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है ऑफिस से। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बिल आते हैं, जैसे कि मनी बिल होता है, तो वो आर्टिकल 110 में मेंशन कर रखा है। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली लोकसभा में, ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन हो तब। दूसरा है हमारे पास फाइनेंशियल बिल, जहाँ पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के फाइनेंशियल बिल आते हैं, और ये आर्टिकल 117 में मेंशन है। ठीक है, तो ये डील करता है टैक्सेशन से और एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। बिल फॉर फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो वो आर्टिकल 3 में दे रखा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है अगर बिल को इंट्रोड्यूस करना हो। बिल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि आर्टिकल 312 से डील करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखे हैं, और इनके जो आर्टिकल हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ये भी इंट्रोड्यूस होता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। तो अभी कुछ वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो पावर्स को मेंशन कर रखा है कि जब बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना एसेंट दे सकता है, मंजूरी दे सकता है। ठीक है, अपनी मंजूरी को रोक भी सकता है, विद होल्ड कर सकता है, या फिर वो रिटर्न कर सकता है। पर जो मनी बिल होता है ना, वहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही आता है, तो इसको रिटर्न करना तो हो ही नहीं सकता। तो इन सभी को बोलते हैं वीटो पावर, मतलब पावर्स टू से नो टू बिल। और ये 4 तरह की होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो। ये हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये यूएस में होती है मेनली। तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिल को रिजेक्ट कर देते हैं कंप्लीटली। ठीक है, और अगर एक बार जो बिल है उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये बाद में लॉ बनता ही नहीं है। दूसरा है हमारे पास सस्पेंसिव वीटो, पावर टू रिटर्न अ बिल। ठीक है, वापस भेज देना बिल पार्लियामेंट में, ताकि इसको रिकंसीडर किया जा सके कि इसमें क्या क्या चीज़ की कमी आ रही है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी दे रखी है मनी बिल की। ठीक है, इफ़ पार्लियामेंट पास, अगर पार्लियामेंट दोबारा इसको पास कर देती है, ठीक है, विद चेंजेस या फिर विदाउट चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को दूसरी बार अपना एसेंट है वो देना ही पड़ता है। थर्ड आता है हमारे पास पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट है यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं बिल पे, एंड कीप्स इट पेंडिंग इनडेफिनेटली टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब उस चीज़ पे ना तो आप हाँ दे रहे हो या फिर ना दे रहे हो। ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, बिल को ऐसे ही रख लिया जाता है फॉर द इनडेफिनेटली टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिफाइड वीटो। ये वो टाइप ऑफ वीटो होती है जहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो ओवरराइड कर देती है प्रेसिडेंट की वीटो को बाय हायर मेजॉरिटी से। ठीक है, तो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट आपको पता होना चाहिए, ये यूएसए में एग्जिस्ट करती है। बाकी नेक्स्ट है हमारे पास पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 72 में मेंशन है। मीन्स द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर गिव, माफ़ करना या फिर कम करना पनिशमेंट को जो कि किसी पर्सन को मिल रही है, किसी ने कोई क्राइम किया हो। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स आती हैं, जैसे कि पहली है पार्डन। ठीक है, कम्प्लीटली किसी के जो क्राइम को है माफ़ कर देना, चाहे उसका जो सेंटेंस उसको एक तरह से पनिशमेंट मिली है, ठीक है, बाकी जो आरोप लगे उन सभी को रिमूव कर देना। ठीक है, मेन यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो आप सिर्फ उतने जो मीनिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि जो पर्सन है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। ठीक है, जो बाकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको सभी को ख़त्म कर दिया जाता है। आप लिख सकते हो सेट फ्री। दूसरा आता है कम्यूटेशन, मतलब पनिशमेंट को चेंज कर देना टू अ लेस सीवियर वन। ठीक है, जैसे कि मान लो डेथ पेनल्टी मिली थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, चेंज करके लाइफ इम्प्रीजनमेंट कर दी। थर्ड आता है हमारे पास रिमिशन। यहाँ पे पीरियड होता है सेंटेंस का, सज़ा का जो टाइम होता है उसको कम कर देना। ठीक है, नेचर नहीं चेंज कर रहे हैं जो कि सज़ा मिल रही है, बट जो सेंटेंस है, मान लीजिए जैसे कि 10 साल की सज़ा हो रही थी तो उसको 5 साल में तब्दील कर दिया। फोर्थ आता है हमारे पास रिस्पाइट। यहाँ पे पनिशमेंट को रिड्यूस किया जाता है किसी भी स्पेशल रीज़न को लेके, जैसे कि प्रेगनेंसी हो, ठीक है, या फिर कोई इलनेस हो, या फिर किसी की ओल्ड एज हो। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है कि जैसे डेथ सेंटेंस मिला था तो उसे लाइफ इम्प्रीजनमेंट में चेंज कर दिया फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन। तो स्पेशल रीजंस की बात हो रही है यहाँ पे। और फिफ्थ आता है हमारे पास रिप्रीव।
टेम्परली डिले कर देना, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली अगर डेथ सेंटेंस का केस हो। टू अलॉट टाइम फॉर अपील, ताकि उनको अपील करने के लिए टाइम मिल सके, और मर्सी पिटिशन डालने के लिए। तो यहाँ पर मेनली जो एग्जांपल है वो एग्जीक्यूशन की है, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए। तो अभी ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो बेनिफिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स एमोलमेंट्स और पेंशन एक्ट आया था 1951, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी थी। जैसे कि जो सैलरी होती है, जो करंट सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ होती है, जो कि लॉ ने फिक्स कर रखी है, ठीक है। बाकी इनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, कोई रेंट नहीं होता, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते। अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो स्टाफ मिलता है, ऑफिशियल व्हीकल्स होते हैं, सिक्योरिटी और मेडिकल केयर होती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स बिफोर रिटायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पे फिर पेंशन, यहाँ पे लिख लेना बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट, और यहाँ पर लिख लेना बेनिफिट्स बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है। तो इनको पेंशन मिलती है 2.5 लाख की पर मंथ, ठीक है। ये लाइफ टाइम पेंशन होती है। इनके जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं या फिर स्टाफ का होता है, तो एक सेक्रेटरी मिलता है, पर्सनल स्टाफ भी मिलता है, और ऑफिस एक्सपेंसेस गवर्नमेंट खुद कवर करती है 1 लाख रुपए तक के, ठीक है। फिर ट्रैवल के बेनिफिट्स मिलते हैं कि ये कहीं पे भी इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं हाईएस्ट क्लास में, ठीक है, चाहे वो बाय एयर, रेल या फिर शिप के द्वारा हो, विद 1 कंपेनियन। फिर रेजिडेंस आफ्टर रिटायरमेंट रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो प्रेसिडेंट की सैलरी प्लस जो अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस नहीं किया जाता, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग टेन्योर, जब उनका टेन्योर चल रहा हो। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था वो हमारा प्रेसिडेंट के बारे में था। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।